एपिसोड 471 टू 480। जब सादे और भारी दरवाजे को धक्का देकर खोला गया तो अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा और एक आकृति देखी। उस आदमी के हाथ में लाल और सुनहरी छड़ी थी, जिस पर ड्रैगन का सिर बना हुआ था। वह 70 साल से ज्यादा उम्र का था और थोड़ा कुबड़ा था। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह दरवाजे पर पहाड़ की तरह खड़ा था। हॉल में मौजूद हर कोई उसकी मौजूदगी में सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। भले ही उन्होंने अपने स्वभाव पर काफी संयम रखा हो, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा और प्रतिभा के कारण अर्जुन का माथा ठनका। जैक वालिस, वालिस परिवार के वर्तमान प्रभारी व्यक्ति, गायत्री जी के पिता। ये व्यक्ति अत्यंत अहंकारी एवं अहंकारी था। उन्होंने वालिस परिवार को सबसे बड़ा परिवार बनाने में 40 साल लगा दिए। वे कपूर परिवार से ठीक नीचे थे। ये व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी भी था। जैक के पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जो लगभग 40 से 50 साल का लग रहा था। उसके बाल सफेद थे और उसने काला चश्मा पहना हुआ था। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था और उसने टाई के साथ काला सूट पहना हुआ था। वह अपना सिर हिलाता रहा, लेकिन ये कोई अजीब बात नहीं थी। हालांकि कमरे में मौजूद सभी लोग जानते थे कि अगर जैक उसे अपने साथ रख रहा है तो वह व्यक्ति कोई असाधारण व्यक्ति ही होगा। वह आदमी भी अर्जुन को अजीब तरह से शांत भाव से देख रहा था। हालांकि ये शांति अर्जुन को एक विपत्ति की तरह महसूस हुई। वाह! हॉल में एक आकृति प्रकट हुई। एक आदमी जो जगुआर की तरह तनाव में था, अचानक अर्जुन के बगल में दिखाई दिया। कोई नहीं जानता था कि वह कब अंदर आया। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह मारने के लिए तैयार था। उसका चेहरा सुंदर था और उसकी आंखें ठंडी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने शिकार को देख रहा था जब उसने जैक के पीछे अधेड़ उम्र के आदमी को देखा। रिक डेवनपोर्ट, वह एक ऐसा बच्चा था जिसे रोज ने बचपन से ही पाला था। उसे हर तरह की कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा, ताकि वह अर्जुन की रक्षा करने वाला तेज चाकू बन सके। ये तेज चाकू केवल अर्जुन का ही हो सकता है। केवल अर्जुन और रोजर ही रिक के अस्तित्व के बारे में जानते थे। वह एक तेज चाकू था जो किसी भी दुश्मन को हरा सकता था। 7 साल पहले अर्जुन ने उसे विदेश जाने के लिए कहा था। वह हाल ही में वापस आया है। ये छोटी सी अवधि एक शताब्दी के समान प्रतीत हुई। कमरे में मौत का माहौल इतना घना था कि ऐसा लग रहा था कि वह फट जाएगा। गायत्री जी ने अर्जुन के सामने खड़े आदमी की पीठ की ओर देखा। उसने उसे तुरंत पहचान लिया। पिछली बार जब अर्जुन यहाँ आया था, तो वह हत्यारा ही लाया था। स्टीवन, जैक ने गहरी आवाज में कहा। वह असंतुष्ट लग रहा था। उसके पीछे खड़ा अधेड़ व्यक्ति तुरंत झुक गया और अपने चारों ओर फैली मौत की आभा को धीमा कर दिया। हाँ, बूढ़े मास्टर, अधेड़ उम्र के आदमी ने आदरपूर्वक कहा। उसके लहजे और व्यवहार में आदर और भय दोनों थे। अर्जुन ने अपनी भौं उठाए और रिक की ओर देखा। फिर रिक ने भी अपनी आभा को कम किया और एक तरफ खड़ा हो गया। वह अलंकृत खंभे के सहारे झुक गया और अपने खंजर से छेड़छाड़ करने लगा। उसकी आंखें एक बार भी मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से नहीं हटी। अर्जुन और टिम ने एक भी सेकंड बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जैक हॉल में घुसा। उसकी बेत टाइलों से जोर से टकराए। ये बूढ़ा आदमी अचानक यहाँ क्यों आ गया? पिता, गायत्री जी ने आगे बढ़कर जैक को सोफे पर बैठने में मदद की। अर्जुन और टिम ने एक दूसरे को देखा, फिर टिम जोर से हंसा। उसने कहा, हाँ, मुझे नहीं लगा था कि मैं वालिस के वर्तमान प्रभारी व्यक्ति से मिल पाऊंगा। ये कहने के बाद टिम बैठ गया। वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। कपूर दंपति कभी भी अजनबियों से नहीं डरते थे। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे कपूर दंपति डरते हों। वालिस डर पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। जैक वालिस भी डर पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ये टिम का आत्मविश्वास और अहंकार था। जैक ने आंखें मूंद ली और हंसने लगा। उसने कहा, टिम, अगर तुम्हारा भाई आज यहाँ है तो उसे भी मुझे पिता कहना होगा। टिम के चेहरे पर ठंडक थी। उसकी आंखों में ठंडक थी जब उसने कहा, जैक वालिस, मुझ पर दबाव डालने के लिए अपनी वरिष्ठता का इस्तेमाल करना यहाँ काम नहीं आएगा। मैं, टिम कपूर, केवल अपने हाथों में शक्ति पर विश्वास और भरोसा करूंगा। मैं तुम्हारे जैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम नरक के द्वार से आधे रास्ते पर हो और तुम अभी भी अपनी वरिष्ठता के साथ बकवास करना चाहते हो।
गायत्री जी का चेहरा ठंडा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, टिम, वह मेरे पिता और तुम्हारे भाई के ससुर हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उनसे इस तरह बात करना कपूर की गरिमा के खिलाफ है? गायत्री जी अपने पिता के प्रति टिम के रवैये से खुश नहीं थी। उसकी राय में किसी को भी उसके पिता का इस तरह से अपमान करने की इजाजत नहीं थी, भले ही दूसरा पक्ष टिम क्लार्क ही क्यों न हो। गायत्री जी, मैं तुम्हें तब अपनी भाभी कहकर संबोधित करता था, क्योंकि मैं विनम्र था। अब तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, समझती हो? टिम ने अपने पाइप का कश लिया और मुस्कुराया। उसकी मूंछें उत्तेजना से भरी हुई थीं। देखते ही देखते हॉल के कोने कोने से काले सूट पहने 10 से ज्यादा लड़ाके निकल आए। पलक झपकते ही उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया। सभी के हाथ में बंदूक थी और उनके चेहरे गंभीर थे। हवा में मौत का सा माहौल था और वे मैडम के आदेश का इंतजार कर रहे थे। एक क्षण में ही कमरे का माहौल असामान्य रूप से तनावपूर्ण और गमगीन हो गया। भीड़ के पीछे गायत्री जी का निजी सहायक बाहर आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसने झुककर सम्मानपूर्वक कहा, मैडम, उसने पुराने मालिक का अपमान किया है। हमें उसे मार देना चाहिए। गायत्री जी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने गुस्से से निजी सहायक को घूरा और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। वह चिल्लाई, तुम्हें अंदर आने के लिए किसने कहा? अभी बाहर निकलो। वाह! सभी लोग एक बार फिर कमरे से बाहर चले गए। टिम सोफे पर बैठ गया और हंसते हुए अपना सिर पीछे झुका लिया। गायत्री, तुम वालिस हमेशा इतने अधीर होते हो। तुम भविष्य में कुछ बड़ा कैसे हासिल कर सकते हो? अर्जुन पूरे समय एक तरफ बैठा रहा और एक शब्द भी नहीं बोला। वह जानता था कि अब उसके अंकल टिम ही उसके लिए खड़े होंगे। गायत्री जी का चेहरा उतर गया और उसके होठों के कोने फड़कने लगे। वह अब टिम को मार डालना चाहती थी। इस तरह कपूर के पास एक कम व्यक्ति होगा जो जिम्मेदार होगा। हालांकि उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे टिम के हाथों में मौजूद शक्ति को लेकर भय था। बेशक इतने वर्षों के बाद टिम को भी गायत्री जी की शक्ति के बारे में डर था। वे दोनों कई सालों तक खुलेआम लड़ते रहे और छुपकर युद्ध करते रहे। इसके अलावा वे एक दूसरे पर प्रतिबंध भी लगाते थे। ठीक है, हम सब एक परिवार हैं। जैक ने आखिरकार अपना मुंह खोला। वह मुख्य सोफे पर अपने दोनों हाथों को ड्रैगन हेड बेद पर टिकाए बैठा था। उसने अर्जुन की तरफ देखा और अचानक दिलचस्पी से पूछा, ये रोजा का बेटा अर होगा? वह वाकई शानदार है। वह अपने पिता की तरह ही दिखता है। बिल्कुल। अर्जुन ने नाक सिकुड़ी। वह उठा और अपने हाथ जेबों में डाले। उसने कहा, मुझे खेद है, कपूर और वालिस एक परिवार नहीं है। मुझे लगा कि वालिस के पास कुछ अविश्वसनीय छिपा है। अगर वालिस के प्रभारी व्यक्ति आप जैसे दुखी बूढ़े व्यक्ति हैं, तो मैं बहुत निराश हूँ। गायत्री जी और जैक इस बयान से दंग रह गए। उन दोनों ने भौहें सिकुड़ी। गायत्री जी की निगाहें बर्फीली और ठंडी थीं। उसने धीमी आवाज में अर्जुन से कहा, अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? अर्जुन ने बेपरवाही से कंधे उचकाए और कहा, मैं अपनी बात दोहराता हूँ। मैं, अर्जुन कपूर, रोजा कपूर का बेटा, आज 25 साल का हूँ। और आप, जैक वालिस, 70 साल से ज्यादा के हैं, है ना? इतना कहने के बाद अर्जुन हॉल से बाहर चला गया। जैक बस बैठकर अर्जुन को वापस जाते हुए देख सकता था। टिम भी ठहाका मारकर हंस पड़ा और हॉल से बाहर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। कपूर के बेटे सचमुच अलग हैं। हॉल का माहौल गंभीर था। पिताजी, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? गायत्री जी जैक के बगल में बैठ गई और उसके लिए चाय तैयार की। जैक ने आंखें मूंद लीं और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। उसने कहा, रोजा का बेटा बहुत अच्छा है। ये पहली बार है जब किसी ने मुझसे इस तरह बात की है। ऐसा कहने के बाद जैक भावुक होने लगा। मैं अब 70 साल का हो गया हूँ। जब मैं खुद को उस बच्चे अर्जुन के बगल में देखता हूँ तो मुझे बहुत फर्क महसूस होता है। अब ज्यादा समय नहीं बचा है। स्टीवन, तुम क्या देख सकते हो? जैक ने अपने बगल में बैठे अधेड़ उम्र के आदमी से पूछा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अंततः बोलते हुए कहा, उसमें एक राजा जैसी शान है। जैक का चेहरा हरा हो गया। वह किसी राजा जैसा दिख रहा था। कपूर परिवार में पहले से ही कोई राजा जैसा व्यक्तित्व था और अब एक और व्यक्ति है। वालिस दंपत्ति इस संकट से कब बाहर निकलेंगे? असंभव। जैक पूरे समय शांत था,
लेकिन अब वह गुस्से में था और उसने चाय सेट को टुकड़ों में तोड़ दिया। उसने अपनी बेत को जोर से टाइलों पर पटक दिया और गुस्से से बोला, इसमें राजा जैसी क्या बात है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रोजर 40 सालों से वालिस पर दबाव बना रहा है। क्या अर्जुन जैसे गुंडे को अगले 40 सालों में भी वालिस पर दबाव बनाना चाहिए? पिताजी, कृपया नाराज मत होइए। गायत्री जी ने जल्दी से जैक को बैठने में मदद की। जैक गुस्से से लाल हो गया। उसने धीरे से उसकी छाती थपथपाई और कहा, मैं लगभग तैयार हूँ। इस बार वालिस हारेंगे नहीं। ये दुनिया वालिस की है। इस समय अनिका की सेवा करने वाली नौकरानी अंदर आई। उसने अपने हाथ उसके पेट पर रखे और आदरपूर्वक कहा, मैडम, मिस अनिका अतिथि कक्ष में आपका इंतजार कर रही हैं। गायत्री जी ने सिर हिलाया और अपने लोगों से जैक के आराम करने के लिए एक कमरे की व्यवस्था करने को कहा। दूसरी ओर, उसने खुद को साफ किया और अतिथि कक्ष की ओर चल दी। अनिका अतिथि कक्ष में 10 मिनट से अधिक समय से इंतजार कर रहा था। वह इधर उधर भटकने की हिम्मत नहीं कर सकी। ये जगह बहुत आलीशान थी। उसी समय उसने दरवाजे के बाहर हलचल सुनी। अर्जुन, मैं इस बार इतनी जल्दी में यहाँ आया हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कोई उपहार तैयार नहीं किया। ये सोने का ताला है जो मैंने रास्ते में खरीदा था, ये तुम्हारे लिए है। अंकल टिम, आपको इसकी जरूरत नहीं है। वह आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही थी। अर्जुन जैसी लग रही थी। आवाजें धीमी और धीमी होती गईं, इसलिए अनिका जल्दी से दरवाजे के पास गया और आवाजों की दिशा में देखने लगा। अनिका, तुम मुझे अचानक क्यों ढूंढने आए? उसी समय गायत्री जी अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान लिए अतिथि कक्ष में चली गई। वह अनिका के सामने खड़ी हो गई और उसका दृश्य अवरुद्ध कर दिया। जब वह हॉल में थी, उसकी तुलना में गायत्री जी एक दूसरी महिला की तरह लग रही थी। अनिका ने उन दो आकृतियों को धुंधले ढंग से देखा, इससे पहले कि वे रात में गायब हो जाएं और जागीर से बाहर निकल जाएं। गायत्री आंटी, अनिका ने विनम्रता से कहा। गायत्री जी ने उसका हाथ पकड़ा और सोफे पर बैठ गई। उसने अपने नौकरों से कुछ मिठाइयां तैयार करने को कहा। इधर अर्जुन और टिम पहले ही जागीर से बाहर निकल चुके थे। अर्जुन ने संदेह से मुड़कर देखा। उसे लगा कि उसने अभी अभी अनिका का नाम पुकारते हुए सुना है। उसने अपना सिर हिलाया, कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। वापस अनिका की बात करें तो वह अभी भी असहज महसूस कर रही थी, खासकर जब उसका सामना गायत्री जी से हो रहा था। यह महिला अर्जुन की सौतेली माँ थी और अर्जुन को उसके साथ कुछ गलतफहमियां थीं। अनिका, आओ, ताजी बनी मिठाइयाँ। ये साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट की खासियत है। गायत्री जी ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए अपनी पतली उंगलियों से हरे केक का एक टुकड़ा उठाया और उसे अनिका को दिया। अनिका ने थोड़ा सिर हिलाया और विनम्रता से बात को स्वीकार किया। उसने कहा, आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है गायत्री आंटी। गायत्री जी ने अपनी भौं उठाए और नौकरों को बाहर निकालने के लिए पीछे देखा। अब अतिथि कक्ष में केवल गायत्री जी और अनिका ही बचे थे। गायत्री जी बहुत ही शालीन और उत्तम दर्जे की थी। उसमें आत्मविश्वास और अहंकार झलक रहा था। उसने मुस्कुराते हुए अनिका की ओर देखा और अपना मुंह खोलते हुए पूछा, क्या तुम इतनी रात को अर्जुन की वजह से यहाँ आए हो? ये सच था कि अनिका को उस पर संदेह होने लगा था। गायत्री जी ने आंखें सिकोड़कर घबराए हुए अनिका की ओर देखा। उसके पास पहले से ही एक योजना थी। गायत्री आंटी, अनिका ने कुछ देर सोचा और पूछा, अर्जुन ने मुझे बताया कि उसका परिवार रेस्तरां का मालिक है। क्या ये वाकई इतना आसान है? अनिका की आंखें चौड़ी हो गईं। वह जवाब जानने के लिए उत्सुक होकर गायत्री जी की ओर देखने लगी। सही है, गायत्री जी ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन सही कह रहा है। हम वाकई रेस्तरां के मालिक हैं, लेकिन अनिका को झटका लगा। दरअसल कुछ और ही बात थी। लेकिन हमारा जो रेस्टोरेंट है, वह शायद आपके दिमाग में मौजूद रेस्टोरेंट से कहीं ज्यादा शानदार हो। अर्जुन के आपको बताने से इनकार करने की वजह शायद यह है कि उसे डर है कि आप इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। मैं अब मुंबई में इसलिए हूँ ताकि बिजनेस के बारे में बात कर सकूं और अर्जुन से वापस मेरे साथ चलने के लिए कह सकूं। उस समय वह अपने पिता से लड़कर घर से भाग गया था। उसके पिता इतने सालों से पछता रहे हैं। अब जबकि उसके पिता बीमार हैं, तो उनके पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप उससे बात करने में मेरी मदद करेंगे।
ताकि वह अपने पिता से मिलने घर जाए। गायत्री जी ने सपाट लहजे में कहा। उसका स्वर उदासीन था। वह अर्जुन को वापस जाने के लिए मजबूर करना चाहती थी, ताकि वह इतने सालों से तय सीमा प्रोटोकॉल को तोड़ सके। इस तरह वह अपनी योजना को जारी रख सकती थी। अनिका ने ये सुना और कांप उठी। उसके ससुर बीमार थे। ठीक है, मैं उससे बात करूंगा, अनिका ने उठते हुए कहा। गायत्री आंटी, अगर और कुछ नहीं हुआ तो मैं घर जाऊंगा। गायत्री जी भी उठ खड़ी हुई और बोली, मैं किसी से कहूंगी कि तुम्हें घर भेज दे। अगर तुम्हारे पास समय हो तो तुम जब चाहो आ सकते हो। बस इसे अपना घर समझो। अनिका मुस्कुराए और अपने बालों को कान के पीछे धकेला। उसने कहा, गायत्री आंटी, अगर कल आपके पास समय हो तो मेरे घर पर डिनर के लिए आइए। मैं अर्जुन से आपसे बात करने का प्रबंध कर सकती हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अनिका। गायत्री जी खुशी से मुस्कुरा रही थी। वह आगे बढ़ी और अनिका को गले लगा लिया। वह एक दयालु माँ की तरह लग रही थी। जाने से पहले अनिका ने पूछा, गायत्री आंटी, यह जागीर? गायत्री जी ने अपनी बाहें छाती पर रखी और विशाल हवेली को देखा। उसने कहा, इसे परिवार के पैसे से खरीदा गया है। भविष्य में ये तुम्हारा और अर्जुन का होगा। खटखट। अनिका दंग रह गई। ये जागीर इतनी भव्य थी और इसे अर्जुन के परिवार ने खरीद लिया था। इसका क्या खर्चा आया? ठीक है अर्जुन, तुम बदमाश हो। तुमने मुझसे यह बात छिपाने की हिम्मत कैसे की? अनिका थोड़ा पागल हो गई थी। वह हवेली से बाहर जाने के लिए मुड़ी। फिर वह मर्सिडीज बेंज को वापस विला में ले गई। अल्पविराम। अनिका, तुम कहाँ चली गई? अर्जुन अनिका से पहले ही वापस आ गया था। जब उसने उसे दरवाजे से अंदर आते देखा तो वह मुस्कुराता हुआ उसके पास गया। हालांकि अनिका ने उसे ठंडी निगाह से देखा और उसे बेडरूम में खींच लिया। दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया। नीचे मायाजी चुपके से अपने कमरे से बाहर आए और दबे पांव ऊपर चली गई। वह चुपके से सुनने के लिए उनके कमरे के दरवाजे के सहारे झुक गई। अर्जुन, क्या तुम्हें पता है कि मैं कहां से वापस आया हूं? अनिका बड़े से बिस्तर पर बैठी थी। वह गुस्से में थी और उसके चेहरे पर बर्फीले भाव थे। अर्जुन उलझन में पड़ गया और मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ पूछा, कहाँ? गायत्री आंटी का घर। अनिका ने अपनी बाहें छाती पर रखी और अर्जुन को गर्मजोशी से देखा। वह उसके चेहरे पर आए भावों में आए बदलाव को देख रही थी। अर्जुन चौंक गया, लेकिन फिर उसने हंसते हुए पूछा, तुम अचानक उसे खोजने क्यों गए? अरे नहीं, अनिका गायत्री के पास क्यों गया? क्या उसे उस पर संदेह हो रहा था? गायत्री ने अनिका से क्या कहा? अर्जुन बहुत ज्यादा उन्मत्त था। अर्जुन, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? अनिका ने पूछा और अर्जुन की ओर गौर से देखा। अर्जुन उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह मुस्कुराया और बोला, नहीं, तुम क्या सोच रही हो? मैंने तुम्हें वह सब कुछ बता दिया है जो मुझे बताना था। अर्जुन को यकीन था कि गायत्री जी ने उससे कुछ नहीं कहा होगा। वह जानता था कि वह अनिका को कुछ नहीं बताएगी। यदि ऐसा होता तो वह अनिका और अहाना को सही और उचित तरीके से घर वापस ला सकता था। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने अनिका को अपनी असली पहचान बताने से इनकार क्यों किया, तो अर्जुन के अपने विचार भी थे। अनिका एक साधारण परिवार से थी। उसके पास न तो कोई फाउंडेशन था और न ही कोई बड़ा परिवार। अगर अर्जुन ने बताया कि वह कौन है या अगर वह उन्हें घर ले आया, तो वालिस और दूसरी ताकतें उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहेंगी। इस दुनिया में वालिस परिवार ही एकमात्र परिवार नहीं था जो क्लार्क परिवार पर नजर रख रहा था। अब स्थिति रस्साकशी जैसी हो गई थी। रस्सी के अंत में जिस पक्ष के पास अधिक लोग होंगे, वह जीतने वाला पक्ष होगा। एक बार जब अर्जुन ने इस संतुलन को तोड़ा, तो श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया घटित होगी। उनमें से बहुतों के बीच कटु मतभेद हो गया और उन्होंने क्लार्क दंपति से सभी संबंध तोड़ लिए। इस स्थिति में अर्जुन के लिए पूरे दिल से अनिका और अहाना की रक्षा करना असंभव होगा। अर्जुन अब एक खरपतवार की तरह हो गया था। कोई भी उसे परेशान नहीं करता था। हालांकि ये खरपतवार अभी भी एक विशाल पेड़ बन सकता है। इसलिए हर कोई इस खरपतवार पर बिना किसी दया के कदम रखेगा। इसलिए वह खुद को मजबूत बनाने के लिए एक बार में केवल एक कदम ही उठा सकता था। इतना मजबूत कि वह किसी से या किसी अधिकारी से डरना बंद कर दे। फिर आखिरकार
वह पूरी दुनिया को इसकी घोषणा कर सकता था। अनिका ने अपना शरीर घुमाया और अर्जुन की ओर आंखें घुमाई। उसने कहा, गायत्री आंटी ने मुझे बताया कि तुम्हारा रेस्टोरेंट का व्यवसाय उतना छोटा नहीं है जितना तुम कहते हो। अर्जुन ने भौहें सिकुड़कर जल्दी से पूछा, क्या उसने तुम्हें विवरण बताया? अनिका ने अपना सिर हिलाया और कहा, यही मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तो तुम मुझसे ये क्यों छिपा रहे हो? अर्जुन, आपका पारिवारिक व्यवसाय कितना बड़ा है? अर्जुन ने मन ही मन राहत की सांस ली। फिर उसने उदासीन दिखने का नाटक किया और समझाया, अनिका, दरअसल मेरा परिवार। धप, अचानक बाहर से दरवाजा खोला गया। माया जी दरवाजे के पास गिर पड़ी और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह बिस्तर पर लेटे उन दोनों को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराई। ओह अनिका, मुझे तुमसे थोड़ी देर मिलना है। मेरे साथ आओ। माया जी तुरंत उठ खड़ी हुई। उसने उन पर नजर डाली और अपने मोटे नितंबों को हिलाते हुए वहां से चली गई। अनिका और अर्जुन एक दूसरे को असहाय भाव से देखते रहे। माया जी के व्यवहार से वे पूरी तरह अवाक थे। अनिका उठे और बोले, मैं थोड़ी देर के लिए नीचे जाऊंगा। ये कहने के बाद वह कमरे से बाहर निकलकर लिविंग रूम में चली गई। तभी उसने देखा कि माया जी सोफे पर गुस्से से लेटी हुई थी। उसने अभी अभी अर्जुन और अनिका की बातचीत सुनी थी। धिक्कार है इस अर्जुन पर। उसने उनसे इतनी सारी बातें छिपाने की हिम्मत कैसे की? एक रेस्तरां मालिक, यदि उसके पास इतना पैसा है तो यह अवश्य ही कोई फ्रेंचाइजी होगी। माँ, तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? अनिका वहां चली गई। वह बैठी नहीं। माया जी ने जल्दी से अनिका को खींचकर बैठा दिया। उसने दूसरी मंजिल की ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा, अनिका, मुझे बताओ, अर्जुन का परिवार क्या करता है? मैंने तुम लोगों को ये कहते हुए सुना है कि उनके पास रेस्तरां है। अनिका जानती थी कि उसकी माँ इस बारे में पूछेगी, इसलिए उसने इसे छिपाने की योजना नहीं बनाई। उसने कहा, हाँ, उसका परिवार रेस्तरां का मालिक है। मुझे हाल ही में इस बारे में पता चला। अगर और कुछ नहीं हुआ तो मैं अभी ऊपर जा रही हूँ। उसके इतना कहने के बाद अनिका जाने के लिए मुड़ा। माया जी पागल हो गई थी। उसने अनिका को पकड़ लिया और कहा, बेवकूफ लड़की, तुमने मुझे अभी क्यों बताया? माँ, आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? अनिका अवाक रह गई। उसे पता था कि उसकी माँ फिर से कुछ करने वाली है। मैं क्या करूँगा? बेशक, मैं सिर्फ तभी कुछ करता हूँ जब वह तुम्हारे भले के लिए हो। चूंकि अर्जुन का एक बहुत बड़ा पारिवारिक व्यवसाय है, तो उसने तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया? बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि उसके कुछ छिपे हुए इरादे हैं? मैं तुम्हें बता रहा हूँ अनिका, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं उसके परिवार की सारी संपत्ति तुम्हारे लिए ले लूंगा। माया जी ने दृढ़ता से कहा। अनिका ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने कहा, माँ, बेवकूफी करना बंद करो, ठीक है? ये कहकर वह ऊपर चली गई। लिविंग रूम में माया जी ने खुद से ही बुदबुदाते हुए कहा, मैं मजाक कर रही हूँ। ये सब तुम्हारे भले के लिए है। तुम कृतघ्न औरत हो। अगले दिन अनिका और अर्जुन विला से चले गए। माया जी भी जाने वाली थी, लेकिन जब वह दरवाजे पर पहुंची तो एक व्यक्ति ने उसे रोक लिया। तुम कौन हो? क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? तुम्हें मेरे घर में किसने आने दिया? माया जी अपने बैग में कुछ खोज रही थी। उसने बिना ठीक से देखे ही चिल्लाना शुरू कर दिया, माया येट्स! अचानक एक ठंडी आवाज ने माया जी के दिल में भय पैदा कर दिया। वह आवाज बहुत परिचित थी। उसने तुरंत अपना सिर उठाया और अपने सामने एक अत्यंत प्रतिष्ठित महिला को देखा। माया जी को इस महिला के सामने खड़े होकर कीड़े जैसा महसूस हुआ। गायत्री जी, वह यहाँ क्यों थी? थप्पड़। गायत्री जी ने अपना हाथ उठाया और माया जी को थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाने के बाद माया जी की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका जबड़ा खुला रह गया। उसने बहुत देर तक कोई आवाज नहीं निकाली। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि इतना अहंकारी मत बनो? गायत्री जी ने ठंडे स्वर में कहा। उसके पीछे काले सूट और धूप का चश्मा पहने 8 अंगरक्षक थे। माया जी खुद को जवाबी हमले के लिए तैयार नहीं कर सकी और गायत्री जी के सामने अनुचित व्यवहार नहीं कर सकी। यह महिला बहुत दबंग थी। वह केवल अपने क्षेत्र में ही क्रूर थी। वह केवल अर्जुन के प्रति ही आक्रामक थी।
अगर वह किसी बाहरी व्यक्ति के साथ होती तो इतनी डरपोक हो जाती कि मुंह से डकार लेने की भी हिम्मत नहीं कर पाती। माया जी भयभीत हो गई, विशेषकर जब उसका सामना गायत्री जी जैसी दबंग महिला से हुआ। मैं माया जी हकलाने लगी और अपना चेहरा पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। थप्पड़। गायत्री जी ने उसे फिर से थप्पड़ मारा। उसने सख्ती से कहा, माया एड्स, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। अपनी सारी छोटी मोटी तरकीबें छोड़ दो। क्या तुम्हें लगता है कि कपूर कमजोर हैं? क्या तुम भूल गई हो कि मैंने तुम्हें पिछली बार क्या चेतावनी दी थी? माया जी एक आम महिला थी। जब निशान ठीक हो गया तो वह दर्द के बारे में भूल गई। वह पृथ्वी पर सबसे बेशर्म किस्म की इंसान थी। मैंने नहीं किया। माया जी ने अपना चेहरा पकड़ लिया और अपना सिर नीचे कर लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह गायत्री जी की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। गायत्री जी ने उसे ठंडे अंदाज में देखा और विला में चली गई। चारों ओर देखने के बाद वह लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गई। माया जी दौड़कर उसके पास गई और उसे चाय का एक कप दिया। उसने उसे गायत्री जी को खुशामद करते हुए और डरते हुए दिया। उसने कहा, मैडम वालिस, कृपया कुछ चाय लें। गायत्री जी ने उसे नहीं लिया, इसलिए माया जी उसे कॉफी टेबल पर ही रख सकी। वह बैठने ही वाली थी। तुम्हें बैठने के लिए किसने कहा? गायत्री जी के अचानक शब्दों से माया जी सीधी खड़ी हो गई। उसकी पूरी पीठ पसीने से भीग गई थी। उसने कनखियों से गायत्री जी के पीछे खड़े 8 अंगरक्षकों को देखा और उसका दिल धड़क रहा था। अगर ये लोग उसे पीट दे तो वह मर जाएगी। जब उसने इस बारे में सोचा तो माया जी तुरंत घुटनों के बल बैठ गई। वह विनती करने लगी, मैडम वालिस, कृपया मुझे मत मारो। मैं गलत थी। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। मैं अर्जुन के साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। मैं उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगी जैसे वह मेरा जैविक बेटा है। गायत्री जी स्तब्ध थी। हालांकि उसका चेहरा शांत था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इतना बेशर्म हो सकता है। अर्जुन कपूर के उत्तराधिकारी और वंश के रूप में आप इस हद तक जा सकते हैं कि इस आम आदमी को 3 साल तक आपको धमकाने देंगे। कितना रीढ़विहीन मूर्ख है। जब गायत्री जी ने कुछ नहीं कहा तो माया जी गर्म टिन की छत पर एक बिल्ली की तरह थी। वह झुकती रही और खुद को थप्पड़ मारती रही। उसने माफी मांगी, मैडम वालिस, मैं बस एक बेकार का कचरा हूँ। कृपया मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा न करें। आपको मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी गलतियां पता हैं। अंततः माया जी रोने लगी। गायत्री जी नाराज हो गई। वह उठकर बोली, माया येट्स, तुम अपना ख्याल रखो। अगर मुझे पता चला कि तुम अभी भी उसके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण इरादे रखती हो तो मैं तुम्हारी सारी नसें तोड़ दूंगी, तुम्हारी खाल उतार दूंगी, फिर तुम्हें मछलियों को खिलाने के लिए नदी में फेंक दूंगी। माया जी फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई। उसका पूरा शरीर उस पर टिका हुआ था। जब उसने गायत्री जी को दूर जाते देखा तो उसने राहत की सांस ली। उसका पूरा शरीर शिथिल हो गया। तुम कुतिया हो, कुतिया, माया जी चिल्लाए। उसे पहले कभी इस तरह की शिकायत का सामना नहीं करना पड़ा था। इधर अर्जुन बीकन के रास्ते पर था। तभी उसे मेलोडी का फोन आया। वो कबीर की बेटी थी। अर्जुन, क्या तुम्हें मेरी याद आती है? जब अर्जुन ने उसकी कोमल और मधुर आवाज सुनी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे उसका फोन नंबर कैसे मिला? अर्जुन सतर्क महसूस कर रहा था। उसने पूछा, मिस रनावत, आप इतनी सुबह मुझे क्यों ढूंढ रही हैं? मेलोडी की आवाज में शांति थी। उसकी आवाज में एक ठंडापन था जब उसने कहा, क्या तुम आज दोपहर को फ्री हो? अर्जुन हैरान था। जब एक सुंदर लड़की ने अचानक उससे डेटिंग पर जाने के लिए पूछा तो जरूर कुछ गड़बड़ है। नहीं, मैं नहीं हूँ। अर्जुन ने अस्वीकार कर दिया। कॉल की दूसरी तरफ मेलोडी ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं बाद में तुम्हें ले लूंगी। रुको, तुम्हारा क्या मतलब है? कोई भी जल्दबाजी में काम मत करो। हम अलग अलग पीढ़ियों से हैं, अर्जुन ने कहा। हालांकि कॉल काट दिया गया था। अर्जुन खुद को असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन उसने ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये बस एक बच्चे की शरारत थी। जब वह कार्यालय में पहुंचा तो रिसेप्शनिस्ट फिलिप से छिप रहे थे। जब उसने उनका अभिवादन किया तो वे भाग गए। अर्जुन उलझन में था, लेकिन उसने असहायता से कंधे उचका दिए।
क्या हो रहा था? आज वह कंपनी की स्थिति को देखने के लिए आया था। हडसन ने उसे कल रात अनिका के साथ अपनी मीटिंग के बारे में बताया था। विचार करने के बाद फिलिप ने जॉर्ज से कुछ करने को कहा। अब से वह बीकन में कर्मचारी होगा। वह देखना चाहता था कि गायत्री जी क्या करने की कोशिश कर रही थी। जब वह कार्यालय में था, तो मार्केटिंग विभाग के कर्मचारी जो तिमाही वर्ष का कोटा पूरा करने के बारे में जश्न मना रहे थे और बातें कर रहे थे। उसे देखकर सभी दंग रह गए। फिर वे अपनी सीटों पर वापस चले गए। उनमें से कोई भी अब बात नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे दुर्भाग्य के देवता से छिप रहे हों। कार्यालय का माहौल अत्यंत गमगीन था। अर्जुन हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अपना चेहरा दिखाने की? मिंडी अचानक अर्जुन के सामने आ गई। उसने चुपके से दफ्तर के दरवाजे पर नजर डाली। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को अंदर आने से रोक रही हो। अर्जुन ने अपना सिर उठाया और भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, क्या हो रहा है? मिंडी उसके पास आए और उसके कान में फुसफुसाया, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार हमारे उपाध्यक्ष तुम्हारे पीछे पड़े हैं। अर्जुन ने भौहें सिकुड़ी। जब वह कुछ कहने ही वाला था, दो लोग दरवाजे से अंदर घुस आए। अर्जुन, तुम यहाँ क्यों हो? ह्यूस्टन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वह दरवाजे पर खड़ा था और अपने चेहरे पर उपहास भरी नजर से अर्जुन को देख रहा था। और तुम भी मिंडी, तुम क्या कर रही हो? तुम हमेशा इधर उधर भटकती रहती हो और काम नहीं करती। क्या तुम नौकरी से निकाल दिया जाना चाहती हो? नहीं सर, मिंडी डरी हुई थी। वह अपनी बात समझाना चाहती थी, लेकिन ह्यूस्टन ने उसे बीच में ही रोक दिया। नहीं का क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे लगता है कि अब तुम्हें ये नौकरी नहीं चाहिए। ह्यूस्टन की आंखें काली पड़ गईं। तुम हमेशा ऑफिस के समय इधर उधर भागते रहते हो और कोई काम नहीं करते। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। अर्जुन का चेहरा उतर गया और वह चिल्लाया, मिस्टर माइकल्स, आपको मेरी वजह से दूसरे लोगों को निशाना बनाने की जरूरत नहीं है ना? अगर आप मेरे लिए आना चाहते हैं, तो आप मेरे लिए आ सकते हैं। इसका मिंडी से कोई लेना देना नहीं है। अर्जुन, मिंडी भावुक हो गई। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। उसके होठों का कोना ऊपर उठा और उसने कहा, मिस्टर माइकल्स, मैं आपको बताना भूल गया। अब से मैं भी बीकन में एक कर्मचारी हूँ। बीप। कार्यालय में सभी लोग दंग रह गए। अर्जुन अब उनके सहयोगी थे। क्या मैडम शर्मा ने इसकी व्यवस्था की? ह्यूस्टन कांप उठा। उसका चेहरा तमतमा उठा और उसने गुस्से से कहा, तुम क्या बात कर रहे हो? मैं इस कंपनी का उपाध्यक्ष हूँ। तुम हमारे कर्मचारियों में से कब बने? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता? अर्जुन ने साफ कहा, तो आपको पता है कि आप केवल उपाध्यक्ष हैं, है ना? यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आपको इसके बारे में पता नहीं है। क्या कहा आपने? ह्यूस्टन गुस्से में था। उसने अर्जुन की ओर इशारा किया और चिल्लाया, तुम बेलगाम मूर्ख हो। भले ही मैं उपाध्यक्ष हूँ, फिर भी मेरा तुम पर नियंत्रण है। बीकन में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं हो सकता जो अपने वरिष्ठों का अनादर करता हो। मैं अब एचआर से तुम्हें नौकरी से निकालने के लिए कहने जा रहा हूँ। ह्यूस्टन ने मन ही मन कहा। उसे यकीन था कि अर्जुन केवल अनिका के साथ अपने रिश्ते के कारण ही यहाँ आया था। ठीक है, अनिका, मैं देख रहा हूँ कि आप अपने पति के पक्ष में नियमों को तोड़ने तक जा सकती हैं। क्या आपको लगता है कि इस कंपनी का मालिक आपका परिवार है? अगर अर्जुन को ये पता होता तो वह हंसते हुए कहते, हाँ, यह उसके परिवार का है। नहीं, यह उसके परिवार द्वारा खरीदा गया है। उनकी दलील अध्यक्ष के कार्यालय में सुनी जा सकती थी। वे बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अनिका ने अपनी भौहें सिकुड़ी और मार्केटिंग विभाग की ओर चली गई, जबकि उसकी ऊंची एड़ी के जूते उसके नीचे क्लिक कर रहे थे। अंत में उसने जो देखा उससे वह स्तब्ध रह गई। अर्जुन ह्यूस्टन के चेहरे पर अपनी मुट्ठी घुमा रहा था। बंद करो इसे, अनिका ने उन्मत्त होकर चिल्लाया। ये कल्पना करना भी बहुत भयावह होगा कि यदि वह मुक्का जमीन पर लग जाता तो क्या होता। अर्जुन कपूर, आप क्या कर रहे हैं? वह दौड़कर उन दोनों के पास गई, फिर अर्जुन को घूरने लगी। अच्छा, अच्छा, ह्यूस्टन गुस्से से कांप रहा था। वह अर्जुन के शरीर से निकल रहे भव्य हाव भाव से डर गया था। उसने अपनी टाई खींची और क्रूरता से कहा, मैडम शर्मा, आपने देखा कि क्या हुआ?
आपके पति जो इस साल के हैं, मुझे मुक्का मारना चाहते हैं। क्या वह एक उपाध्यक्ष के रूप में मेरा सम्मान भी करते हैं? भले ही आपने उनके साथ अपने संबंधों का उपयोग करके उन्हें एक नए कर्मचारी के रूप में काम पर रखा हो, क्या उन्हें नियमों का पता भी है? नया कर्मचारी। अनिका परेशान थी। आखिर हो क्या रहा है? उसने पलटकर अर्जुन की तरफ देखा और उसे एक तरफ खींच लिया। उसने पूछा, क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्यों हो? उसने कंधे उचकाए और मासूमियत से मुस्कुराया। मैं यहाँ काम के लिए आया हूँ। जब अनिका ने ये सुना, तो उसके चेहरे पर हैरानी भरी अभिव्यक्ति थी। उसने पूछा, काम के लिए? फिर उसने अपना मुंह ढक लिया और जोर से हंस पड़ी। वह उस पर नहीं हंस रही थी, बल्कि यह एक दुर्घटना थी। उसने पूछा, ये कैसे संभव है कि तुम यहाँ हो? ठीक है, मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में चिंतित हो। पहले घर जाओ, मैं इसे संभाल सकती हूँ। अर्जुन खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसने अपनी जेब से अपना ऑफर लेटर निकाला और उसे अनिका को थमा दिया। मैं वास्तव में यहाँ काम के लिए आया हूँ। जब अनिका ने ऑफर लेटर लिया तो वह दंग रह गई। अर्जुन उसका सहायक था। उसे इस बारे में क्यों नहीं पता चला? आप यहाँ कैसे आए और आप मेरे सहायक कैसे बने? अनिका हैरान था। अर्जुन ने उसकी नाक को छुआ और कहा, तुम्हारा पति अभी भी सक्षम है, ठीक है? अब से मैं तुम्हारा शूरवीर हूँ। अनिका ने शर्म से उसकी ओर आंखें घुमाई। इधर ह्यूस्टन गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। उसने पास आ रहे जोड़े की तरफ देखा और चिल्लाया, मैडम शर्मा, आपको आज जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। अगर नहीं, तो मैं आपको निदेशक मंडल को रिपोर्ट कर दूंगा। अनिका अपने चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ चली गई। उसने कहा, सब लोग, ये हमारा नया सहकर्मी अर्जुन कपूर है। अब से वह मेरा सहायक है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट ने ह्यूस्टन के विरोध को तुरंत दबा दिया। जो कुछ हुआ उसके बारे में हर किसी की अपनी राय थी। अर्जुन ने वाकई महिलाओं पर निर्भर रहते हुए अपना जीवन जिया। वह ऐसे ही अध्यक्ष का सहायक बन गया। कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ने के लिए एक महिला पर निर्भर रहना कितनी बेशर्मी थी। हालांकि अर्जुन को इसकी परवाह नहीं थी। वह केवल कुछ दिनों के लिए ही वहां रुका। ठीक है, बस तुम इंतजार करो। ह्यूस्टन को पता था कि वह आज अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगा, इसलिए वह अपने सहायक के साथ गुस्से में चला गया। अर्जुन मुस्कुराया और हाथ हिलाया। मिस्टर माइकल्स, मैं चेयरवुमन के दफ्तर में आपके आने का इंतजार करूंगा। उसके ऐसा कहने के बाद अनिका ने उसका कान खींचा और उसे अपने कार्यालय में खींच लिया। दरवाजे की दूसरी ओर सभी लोग कमरे में तरह तरह की बातचीत और मनोरंजन की आवाजें सुन सकते थे। डार्लिंग, खुद को मत थकाओ। अगर तुम बच्चे को थका दोगे तो यह अच्छा नहीं होगा। अर्जुन फर्श पर घुटनों के बल बैठा हुआ अनिका के पेट की आवाज सुन रहा था। अनिका ने उसे दूर धकेल दिया। वह हंसी और डांटने लगी, तुम क्या सुन रहे हो? अभी तो इतना भी समय नहीं हुआ। अर्जुन हंसा और अनिका के कंधों की मालिश करने के लिए उसके पीछे दौड़ा। एक ही समय पर साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट में एंडरसन ग्रुप की शाखा के अंदर नूह ने जनरल मैनेजर के दफ्तर में अपनी मेज पर जोर से धक्का मारा। उसने ढेर सारे दस्तावेजों को जमीन पर धकेल दिया और इस प्रक्रिया में बहुत सारी सजावटें तोड़ दी। उसने अपने सामने खड़े अपने मातहतों की ओर इशारा करते हुए दहाड़ते हुए कहा, बेकार सुअर। एक व्यक्ति को पकड़ना इतना मुश्किल है क्या? मैंने तुम्हें काम पर कैसे रखा? बेकार, कचरे के टुकड़े। नूह गुस्से में था। वह गया और उन दोनों को लात मारी। तभी उसके फोन की रिंगटोन ने उसके गुस्से को रोका। उसने अपने फोन की कॉलर आईडी देखी और भौहें सिकोड़ ली। उसने अपनी टाई खींची और अपनी सांसों को संभाला। उसने कहा, हेलो मिस्टर माइकल्स। इससे पहले कि नूह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने फोन की दूसरी ओर से ह्यूस्टन की गुस्से भरी चीखें सुनी। नूह एंडरसन, क्या तुम ऐसे ही काम करते हो? तुमने उस दिन अनिका को गिराने का वादा किया था, तो अब क्या हो रहा है? समझाओ। उसकी आवाज से लगता था कि ह्यूस्टन भी क्रोधित था। नूह ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और अपने दिल में गुस्से को काबू में किया। उसने कहा, मिस्टर माइकल्स, चिंता मत करो। थोड़ी सी दिक्कत है, मैं सब संभाल लूंगा। एक छोटी सी हिचकी। कौन सी छोटी सी हिचकी? मैंने अनिका को अकेले डिनर पर बुलाया था। मैं उसे वहीं पर गिराने की योजना बना रहा था। कौन जानता था कि वह किसी और को साथ ले आए और मुझे शराब की विषाक्तता होने लगी।
नूह के मन में अभी भी डर था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन में इतनी सहनशीलता होगी। क्या कोई और भी है जो आपसे ज्यादा पी सकता है? कौन? स्वाभाविक रूप से ह्यूस्टन ने उस पर विश्वास नहीं किया। यह उसका बेकार पति है अनिका। जब नूह ने इस नाम का जिक्र किया तो वह गुस्से से दांत पीसने लगा। वह फिर से क्यों है? मैं तुम्हारा स्पष्टीकरण नहीं सुनना चाहता। मुझसे किया अपना वादा याद रखो। अगर नहीं, तो हमारे सारे पिछले वादे रद्द हो जाएंगे। मिस्टर माइकल्स। नूह ने अपना फोन पकड़ा और गुस्से में उछल पड़ा। फिर उसने अपने फोन को टुकड़ों में तोड़ दिया। भाड़ में जाओ। उसने मुझसे बात करना कैसे बंद कर दिया? क्या वह सोचता है कि वह इतना बड़ा है? वह सिर्फ एक बेकार माइकल है जो कुछ नहीं जानता। ह्यूस्टन, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारा धावक हूँ? नूह उबल रहा था। उसने अपनी टाई उतारी और फ्रेंच खिड़की के सामने खड़ा हो गया। उसने शहर की सड़कों पर नजर डाली। शीशे पर उसकी बर्फीली अभिव्यक्ति प्रतिबिंबित हो रही थी। उसकी आंखें द्वेष से भरी हुई थीं। मेरे परिवार के सभी भाइयों से संपर्क करो। मुझे अनिका को हटाना है। और उनसे कहो कि वे अपने लोगों के साथ अर्जुन की देखभाल करने के लिए यहाँ आए। पैसे की कोई समस्या नहीं है। नूह का चेहरा काला पड़ गया था। उसके चेहरे पर एक निर्विवाद धूर्तता थी। उसने आगे कहा, मैं इस व्यक्ति को रिवरडेल में फिर कभी नहीं देखना चाहता। हाँ योग मास्टर। अल्पविराम। समय पलक झपकते ही बीत गया। अर्जुन हॉस्पिटल में अहाना से मिलने के लिए काम से जल्दी निकल गया। अर्जुन। अचानक एक मधुर और यंग आवाज ने उसका नाम पुकारा। अर्जुन ने पलटकर देखा तो एक जोड़ी मंत्रमुग्ध कर देने वाली लंबी टांगें उसकी ओर आती दिखी। ये मेलोडी थी। उसने आसमानी नीले रंग का ट्रैक सूट पहना हुआ था और उसके बाल ऊंची पोनीटेल में बंधे हुए थे। उसकी गर्दन की त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी। कोई भी व्यक्ति अपने आप को निगलने से नहीं रोक पाएगा, खासकर उसके भरपूर स्तनों को देखने के बाद। वह बहुत ही सुंदर और दुर्जेय दिख रही थी। उसका शरीर भी बहुत आकर्षक था। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। ऐसी उच्च कोटि की देवी को देखना दुर्लभ था, इसलिए वह खुद को घूरे बिना नहीं रह सका। हालांकि वह बस दूर से उसकी प्रशंसा कर रहा था। इस युवती ने इस तरह के कपड़े क्यों पहने थे? जब मेलोडी पास आई तो अर्जुन को आखिरकार होश आया। उसने उलझन में पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मेलोडी बहुत सुंदर थी। उसका चेहरा सुंदर था, और भले ही वह नंगी थी, लेकिन उसकी त्वचा बेदाग और चिकनी थी। वह एक प्राकृतिक सुंदरता थी। क्या तुम भूल गए? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मेलोडी थोड़ी नाराज थी, लेकिन उसने इसे प्रदर्शित नहीं किया। क्या यह आदमी मूर्ख बनने की कोशिश कर रहा था? अर्जुन के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपना सिर घुमाया और कहा, मेरे पास समय नहीं है। मुझे हॉस्पिटल में अपनी बेटी से मिलने जाना है। मेलोडी हैरान रह गई। इस आदमी को क्या हो गया? वह उसे लेने इतनी दूर आए, लेकिन वह उसके इस दयालु व्यवहार की सराहना नहीं कर रहा था। क्या उसे नहीं पता था कि कितने लड़के उसके साथ डेट पर जाने का सपना देख रहे थे और तरस रहे थे? वह ये कैसे नहीं जान सकता था कि उसके लिए क्या अच्छा है? ये पहली बार था जब उसने किसी पुरुष को बाहर चलने के लिए कहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह शादीशुदा था या नहीं। मेलोडी एक ऐसी लड़की थी जो प्यार या नफरत करने से नहीं डरती थी। वह अर्जुन से मिलना चाहती थी और उसे बताना चाहती थी कि वह कैसा महसूस करती है। यदि वह एक घृणित मालकिन भी बन जाए तो भी उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। मेलोडी को इसकी परवाह नहीं थी। उसने अर्जुन को तुरंत कार में खींच लिया। मेलोडी ने पहले ही एक पश्चिमी रेस्तरां में आरक्षण करवा लिया था। वे दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? अर्जुन नहीं चाहता था कि मामला बिगड़ जाए, इसलिए उसने पहले बात की। हे, कुछ नहीं। मैं तो बस तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूँ। मेलोडी ने खिलखिलाकर कहा। अर्जुन बेवकूफ नहीं था। वह हंसा और अपनी बाहें छाती पर रख ली। अब हम यहाँ हैं। क्या मैं जा सकता हूँ? हे, इस छोटी लड़की के पास बहुत सारी तरकीबें हैं। कबीर, आपने अपनी बेटी को पर्याप्त शिक्षा नहीं दी। यदि कबीर अभी यहाँ होता, तो वह डर के मारे उसके सामने घुटने टेक देता। जब मेलोडी ने ये सुना, तो वह घबरा गई। उसने अर्जुन को पकड़ लिया जो जाने वाला था और समझाया, इतनी जल्दी नहीं।
मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अर्जुन बैठ गया और उसके बोलने का इंतजार करने लगा। मेलोडी ने अपना स्ट्रॉ चबाया। वह थोड़ी आकर्षक लग रही थी। उसने अपने आइस्ड ड्रिंक का एक घूंट लिया और अपने हाथों से अपनी ठुड्डी को सहारा दिया। फिर उसने अर्जुन को एक मोहक नजर से देखा और कहा, मुझे तुम पसंद हो। अर्जुन को आखिरकार समझ आ गया। इस छोटे से बच्चे ने वाकई कुछ योजना बना रखी थी। अर्जुन ने कुछ देर सोचा और कहा, छोटी बच्ची, मुझे पता है कि मैं आकर्षक हूँ, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ और मेरी एक प्यारी सी बेटी भी है। क्या तुम समझती हो, अब तुम कितनी बड़ी हो गई हो? तुम्हें अपने नवोदित प्रेम पर नियंत्रण रखना होगा। मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मेलोडी हंस पड़ी। क्या मेलोडी बहरी थी? उसकी जैसी लड़कियां सबसे अधिक परेशानी पैदा करती हैं। अर्जुन ने सोचा और आखिरकार उसने मना कर दिया। लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मैं सिर्फ अपनी पत्नी और बेटी से प्यार करता हूँ। अगर और कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जब मेलोडी ने ये सुना, तो उसका उत्साहपूर्ण चेहरा उतर गया और वह अफसोस जताते हुए बोली, क्या तुम सच में मुझे पसंद नहीं करते? मैं हर दिन तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। जब तक तुम चाहो, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ सकती हूँ। मेल, तुम यहाँ क्यों हो? अचानक अर्जुन के पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। तभी 3 व्यक्ति वहां से गुजरे। अर्जुन ने नेता को ठीक से नहीं देखा, लेकिन वह अच्छे कपड़े पहने हुए था। ये स्पष्ट था कि उसके परिवार के पास पैसे थे। जब वह अंदर आया, तो उसने अपना सिर ऊंचा करके अर्जुन की ओर इशारा किया। उसके चेहरे पर गुस्से का भाव था। मेल, तुम ऐसे आदमी के साथ खाना क्यों खा रही हो? कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने तुम्हें बाहर चलने के लिए कहा तो तुमने कहा कि तुम्हारे पास मेरे साथ बिताने के लिए समय नहीं है। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। साइमन लूथर गुस्से में था। उसने मेलोडी को आज खाने पर बुलाया था, लेकिन उसने मना कर दिया। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ डेटिंग कर रही थी। वह अपनी देवी को अन्य पुरुषों के संपर्क में आने की अनुमति नहीं देता था। मेलोडी ने अपना आइस्ड ड्रिंक नीचे रखा और उसे ठंडे अंदाज में देखा। उसने कहा, साइमन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मेरे काम में दखल देना बंद करो। इसके अलावा, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। मैं आज फ्री नहीं हूँ। क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ खाना खा रही हूँ? दोस्त, साइमन पागल हो गया था। इसके भयंकर परिणाम होंगे। एचेस ने अर्जुन को गुस्से से देखा और धमकी दी, अरे अगर तुम हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना चाहते, तो अभी चले जाओ। अगर नहीं, तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। एक धमकी। अर्जुन जोर से हंसा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वह खाना खाने आया था, तो उसे कुछ भिनभिनाती मक्खियों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा, जब लोग उसे धमकाते थे तो उसे इससे नफरत होती थी। मेलोडी साइमन के रवैये से खुश नहीं थी। वह उठी और गुस्से से बोली, बस साइमन, सिर्फ इसलिए सबको डराने की कोशिश करना बंद करो क्योंकि तुम एक युवा मास्टर हो। अर्जुन मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं किसी को भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। मेलोडी अगर चुप रहे तो अच्छा रहेगा। अब जब उसने ऐसा कहा, तो साइमन और भी क्रोधित हो गया। उसने अर्जुन के चेहरे की ओर इशारा किया और गुस्से से पूछा, मेल, तुमने इस आदमी की खातिर मुझे दोषी ठहराने की हिम्मत कैसे की? साइमन खुश नहीं था। मेलोडी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की? हाँ, ये सब अर्जुन नाम के इस आदमी की वजह से हुआ। ये वही था, ये सब उसकी वजह से हुआ। यदि वह नहीं आया होता, तो मेलोडी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। ये सब तुम्हारे कारण था। साइमन अपना सारा गुस्सा अर्जुन पर निकाल रहा था। उसने शराब की बोतल उठाकर अर्जुन के सिर पर पटक दी। आह! मेलोडी डर गई। उसने अपना मुंह ढक लिया और चीखने लगी। यदि प्रहार जमीन पर हुआ तो अर्जुन का सिर निश्चित रूप से फट जाएगा। साइमन मुस्कुरा रहा था। उसे विश्वास था कि एक बार जब वह उसके सिर पर बोतल पटक देगा तो यह आदमी उससे दया की भीख जरूर मांगेगा। उस क्षण मेलोडी को पता चल जाएगा कि असली आदमी कौन था। अर्जुन ने शांति से अपनी भौं उठाए और मुस्कुराया। अगले ही पल सभी को बस एक धुंधली सी चीज दिखी। फिर अर्जुन ने अचानक अपने दाहिने हाथ से साइमन के हाथ में रखी बोतल को पकड़ लिया और अपने बाएं हाथ से उसे पकड़ लिया। उसका गला घोंट दिया। ये सब कुछ क्षण भर में घटित हो गया। अर्जुन की बिजली जैसी प्रतिक्रिया देखकर हर कोई हैरान रह गया।
अर्जुन ने साइमन की गर्दन पकड़ी और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से पेश आया। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसने शांति से दो शब्द कहे, चले जाओ। उसकी आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसने साइमन के शरीर पर बिजली की तरह प्रहार किया। उसका शरीर कांप उठा जब उसने इस आदमी की भयानक आभा को महसूस किया। अत्यंत भेदक आभा उसके पिता की आभा से भी अधिक वीरतापूर्ण थी। साइमन का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वह अपने पैरों को कांपने से नहीं रोक सका। अगर वह ये सब फिर से शुरू कर सकता, तो वह अर्जुन से यहाँ नहीं मिलता। वह बिना सोचे समझे गुस्से में आकर उस पर हमला भी नहीं करता। अर्जुन ने उसका हाथ छोड़ दिया और साइमन को धक्का देकर दूर कर दिया। वह मुस्कुराया और बोला, क्यों? क्या तुम्हें मेरी जरूरत है कि मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूं? साइमन को लगा जैसे उसे अभी अभी माफी मिल गई हो। उसे मेलोडी के सामने खुद को शर्मिंदा करने की परवाह नहीं थी। उसने जल्दी से अपना ठंडा पसीना पोंछा और कहा, ठीक है, बस तुम इंतजार करो। ये बयान देकर साइमन अपने साथियों के साथ रेस्तरां से बाहर चला गया। बाकी ग्राहक जिन्होंने पहले ये दृश्य देखा था, वे सब अर्जुन की ओर देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वे मन ही मन चाहते थे कि यह नाटक जारी रहे। साइमन और उसके साथी ज्यादा दूर नहीं भागे। फिर उसके साथियों ने जल्दी से पूछा, क्या आप ठीक हैं, यंग मास्टर? साइमन घबरा रहा था। आखिरकार वह उस भयावह स्थिति से बाहर निकल आया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूँ यंग मास्टर। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या आपको बैकअप के लिए मुझे बुलाने की जरूरत है? उनके एक साथी ने पूछा। साइमन का चेहरा बहुत ही उदास था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और दांत पीस लिए। फिर उसने अर्जुन और मेलोडी की तरफ देखा जो रेस्तरां में मौज मस्ती कर रहे थे। उसने कहा, मेलोडी मेरी औरत होगी। वह होगी। वह आदमी उतना सीधा साधा नहीं है जितना दिखता है। साइमन के चेहरे पर द्वेष था। उसने कहा, बैकअप के लिए बुलाओ। फोर्ड डिक्सन को भी बुलाओ। मैं चाहता हूं कि यह आदमी रेस्तरां से बाहर निकल जाए। अर्जुन को इस छोटी सी रुकावट से कोई परेशानी नहीं हुई। उसने मेलोडी की तरफ देखा जो अभी भी असहज महसूस कर रही थी और हंस पड़ा। उसने कहा, मिस रनावत, आपके साथ बाहर आना बहुत खतरनाक है। अगर और कुछ नहीं है, तो मैं चलता हूँ। मेलोडी दंग रह गई। वह उठी और माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांग रही हूँ। अर्जुन ने उससे हाथ मिलाया। उसे कोई परेशानी नहीं थी। वे दोनों कुछ देर बैठे और जाने वाले थे। हालांकि जब मेलोडी उठी, तो वह चिल्लाई, वे यहाँ हैं। भागो। कौन? अर्जुन ने अवचेतन रूप से पूछा। उसने पलटकर देखा कि 10 से ज्यादा टैटू वाले आदमी एक ही कतार में कांच के दरवाजे से अंदर घुस रहे थे। वे सभी घमंडी बदमाश लग रहे थे। उनके पीछे साइमन था, वही आदमी जो अभी अभी डर के मारे भाग गए थे। क्या वह वही है? टैटू वाले नेता के पूरे शरीर पर बड़ी बड़ी मांसपेशियां थीं। उसने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए पूछा जो रेस्तरां के बीच में खड़ा था। हाँ, ये वही है। साइमन ने निराशा में अर्जुन को देखा। फिर वह ठंडी हंसी हंसा। उसने मजाक किया, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों है? अगर तुम डरे हुए हो, तो तुम घुटनों के बल बैठकर मुझे दादाजी कह सकते हो। अगर तुम ऐसा करोगे, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अर्जुन खुद को असहाय महसूस कर रहा था। वह ठंडी हंसी हंसने लगा। जब वह कुछ कहने वाला था, तो मेलोडी पहले ही उसके सामने खड़ी हो गई थी और उत्तेजित होकर बोली, साइमन, तुम किस तरह के आदमी हो? संख्या में सुरक्षा होती है ना? मुझे अपने ऊपर कमतर मत आंको। अभी रास्ते से हट जाओ। अगर नहीं, तो मैं अपने पिता से तुम्हारे पीछे जाने को कहूंगी। इतना कहने के बाद मेलोडी अर्जुन का हाथ पकड़ कर जाने लगी। हालांकि उस सख्त टैटू वाले आदमी ने तुरंत उनका रास्ता रोक दिया। उसने अपनी ठोड़ी को दबाया और आश्चर्य से कहा, अरे सुंदर महिला, चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने यंग मास्टर लूथर से सुना है कि यह आदमी मुसीबत की तलाश में है, इसलिए हम में से कुछ लोग स्थिति को देखने के लिए आए हैं। क्या यह अच्छा रहेगा, सुंदर महिला, आप मेरे और मेरे लड़कों के साथ थोड़ी मस्ती के लिए चलें? बगल में ही एक होटल है। जब तक आप हमारा साथ देती रहेंगी, मैं आपके छोटे से बॉयफ्रेंड के लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करूंगा। क्या यह अच्छा रहेगा? भाई 4, मेल को परेशान मत करो। ये वह लड़का है
ये वही है जो। साइमन जो बगल में खड़ा था, उसने भी देखा कि कुछ ठीक नहीं था। भाड़ में जाओ, जब मैं बोल रहा हूं तो तुम्हारी बारी कब से आ गई? हटो एक तरफ। फोर ने साइमन के चेहरे पर थप्पड़ मारे और उसे एक तरफ धकेल दिया, चिल्लाते हुए, तो क्या हुआ? तुम हमारे साथ होटल तक चलोगे? मैं चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। साइमन मेलोडी के प्रति सच्चा था, इसलिए उसने अपना चेहरा खींचा और उस क्षण मुस्कुरा दिया। ओह, लानत है, क्या तुम घिनौने नहीं हो रहे हो? फोर ने मुट्ठी भर बाल पकड़ लिए और साइमन को कोने में धकेल दिया। यंग मास्टर लूथर, यह मत सोचिए कि आपके पास थोड़ा बहुत गंदा पैसा है इसलिए आप मुझे आदेश दे सकते हैं। मुझे दूसरों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं, फोर, क्या करना चाहता हूँ। फोर ने साइमन की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। फोर के आने से पहले वह पैसों के पीछे भाग रहा था। इसके बाद फोर ने निर्णय लिया कि उसे महिलाएं चाहिए। सुंदर महिला, क्या आपने अपने निर्णय के बारे में सोचा है? फोर कामुक इच्छाओं से भरा हुआ था। उसने मेलोडी को घूरते हुए अपने हाथों को रगड़ा, खासकर उसकी आंखें जो मेलोडी की पूरी छाती पर टिकी हुई थी। यह कोई बड़ी बात नहीं है, बेवकूफ। अचानक रेस्तरां में एक असंगत आवाज गूंजी। कौन है? मरना चाहते हो? फोर गुस्से से चिल्लाया। उसने अपनी तीखी आंखों से चारों ओर देखा और खोजना शुरू किया। आखिरकार उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी जो मेलोडी के पीछे था। अर्जुन इस बारे में परेशान नहीं होना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता था। ये कबीर की बेटी थी। कुछ भी करने से पहले ही लोगों को मौत की गाली मत देना। मैंने इसे सैकड़ों बार सुना है, फिर भी मैं अभी भी यहाँ खड़ा हूँ। अर्जुन ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। वह दूसरे पक्ष से बिल्कुल भी नहीं डरता था। ठीक है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि तुम में वाकई हिम्मत है। फोर ने उपहास किया, उसके दिल में पहले से ही कुछ योजना बन रही थी। भाई फोर, चलो उसे काट डालें। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें डांटने की? ये सही है, भाई चार। यह आदमी प्रशंसा करना नहीं जानता। चलो इसके दोनों पैर तोड़ देते हैं और इसे लंबे समय तक याद रखते हैं। अचानक फोर के पीछे खड़े लोग इस तरह से चर्चा करने लगे मानो उन्होंने अर्जुन के आने वाले जीवन या मृत्यु के बारे में निर्णय ले लिया हो। फोर ने अपने हाथ ऊपर उठाए और दो ठंडे व्यंग्यात्मक शब्दों में कहा, बेटा, यह मत कहो कि मैं, तुम्हारा भाई फोर, तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। पहला, रिंग कर जाओ और पिताजी कहो और मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। दूसरा, ये लोग तुम्हारी मदद करेंगे, चाहे जिंदा हो या मुर्दा। फोर इस गली का एक मशहूर बदमाश था। उसने लड़ाई झगड़ा और सुरक्षा शुल्क वसूलने जैसे कई काम किए थे। वह कई बार जेल भी जा चुका था, लेकिन इस और उस सब के बावजूद वह अभी भी यहाँ के समुदाय का जीवंत हिस्सा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि फोर के पीछे मुंबई गिरोह क्यूसो गैंग की छाया थी। क्यूसो गैंग न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत छोटा, स्थानीय बदमाशों का जमावड़ा था। यह एक दूसरे दर्जे का गिरोह था। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और मेलोडी को अपने पीछे खींच लिया, जो उसे बोलने से रोकना चाहती थी। उसके शरीर से एक तेज आभा फूट पड़ी और उसने कहा, भाई फोर, है ना? फिर, मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। पहला, अपने लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। दूसरा, मैं तुम्हें यहाँ से निकलने में मदद करूंगा। जैसे ही ये शब्द निकले, दर्शकों में से हर कोई अर्जुन को ऐसे देखने लगा, जैसे वे किसी बेवकूफ को देख रहे हों। उन्होंने अपने दिल में सोचा, क्या यह आदमी डर गया होगा? वह भाई चार से भिड़ने की हिम्मत भी कर रहा है। क्या वह मरना नहीं चाहता? भाई चार के पीछे खड़ा एक आदमी जल्दी से खड़ा हुआ, अर्जुन की नाक की ओर इशारा किया और गाली दी। लानत है उस आदमी, जब से तूने मेरे भाई चार से भिड़ने की हिम्मत की है, तू मौत की तलाश में है। फोर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी, भौहें सिकोड़ते हुए। उसका चेहरा अचानक नीला पड़ गया था। उसे नहीं पता था कि अर्जुन को इतना अहंकारी होने की हिम्मत कहाँ से मिली। क्या उसे कोई समर्थन दे रहा था? यार, तुम किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो? हालांकि फोर काम करते समय उग्र था। वह शिक्षित था और उसके पास कुछ दिमाग था, इसलिए वह पहले दूसरे पक्ष की पहचान स्पष्ट करना जानता था। वह जानता था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें वह भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता। यद्यपि वह कामुक था, फिर भी वह स्त्री के लिए अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था।
अर्जुन ने शांति से उसकी ओर देखा और जवाब दिया, कबीर रनावत।